हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसका नाम है मानचित्र। देखिए, पहला नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला नंबर है पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही खाली स्थान कहलाता है। तो इसको हम लोग मानचित्र बोलते हैं। चपटी सतह मतलब कोई कागज पर। दूसरा है सड़कों का वितरण खाली स्थान मानचित्र में दर्शाया जाता है। थीमेटिक मानचित्र में जो होता है वो सड़क के रूप में केवल दिखाया जाता है। फिर तीसरा है राज्यों, नगरों आदि का वितरण खाली स्थान मानचित्र में दर्शाया जाता है। तो इसमें राजनीतिक मानचित्र जो होता है, इसमें नगर, सड़क ये सब दिखाया जाता है। फिर चौथा है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को खाली स्थान कहते हैं, पैमाना बोलते हैं। क्योंकि मानचित्र जो होता है एक कागज पर बना हुआ रहता है, तो उसके जितना दूरी सड़क पर जाएंगे उतना दूरी हम लोग कागज पर नहीं दिखा सकते। तो पैमाना रहता है। जमीन का जो भी नापता है, जमीन नापने के लिए भी एक पैमाना होता है। क्योंकि कागज पर जमीन जितना बड़ा है उतना बड़ा कागज हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो पैमाना रहता है कि इतना होता है तो 1 डिसमिल होगा ऐसा। फिर पांचवा नंबर है कच्चे नक्शे या रेखा चित्र को खाली स्थान बोलते हैं, तो रेखा चित्र बोलते हैं। जो भी कच्चे नक्शे होते हैं उसको हम लोग रेखा चित्र ही बोलते हैं। फिर देखिए, दूसरा नंबर है सही उत्तर लिखना है। हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें से जो सही होगा हम लोग को उसको लिखना है। पहला नंबर देखिए, पठारों को दर्शाने वाले मानचित्र है। तो देखिए, थीमेटिक मानचित्र में तो सड़क हो जाता है, राजनीतिक मानचित्र में घर सब या फिर जहाज का रास्ता सब, और अर्थशास्त्रीय मानचित्र में मतलब विदेशी व्यापार इस सब को दिखाया जाता है, बाजार सबको। तो भौतिक मानचित्र जो होता है, पहाड़ क्या है, भौतिक चीज़ है। तो भौतिक मानचित्र में ही हम लोग पहाड़ हो गया, नदी हो गया या फिर महासागर हो गया, ये सब को देखते हैं। फिर दूसरा नंबर देखिए, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। देखिए, दिक् सूचक कंपास इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका उपयोग हम लोग दिशा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ख नंबर देखिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके द्वारा हम लोग नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा का ही पता लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से ही हम लोग पूर्व पश्चिम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। फिर तीसरा है पैमाना आवश्यक है। तो पैमाना जो होता है वो रेखा चित्र नहीं, मानचित्र का एक भाग होता है। पैमाना के द्वारा हम दूरी मापते हैं, तो यह मानचित्र के लिए आवश्यक होता है। फिर चौथा है मानचित्र पर नीला रंग से दर्शाया जाता है। तो नीला रंग किसके लिए दर्शाया जाता है, पानी के लिए दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर पानी तो है नहीं, लेकिन महासागर है। महासागर को भी नीला रंग से ही दर्शाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी रहता है। फिर देखिए, अगला है तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला नंबर देखिए, मानचित्र में पैमाने से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए इसका, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को ही पैमाना कहते हैं। फिर दूसरा है, मानचित्र के 4 तत्व कौन कौन हैं। उत्तर देखिए, मानचित्र के निम्नांकित प्रमुख तत्व हैं पैमाना, प्रतीक या चिन्ह, दिशा तथा रंग। मतलब मानचित्र में ये सब अगर नहीं रहेगा तो मानचित्र में किस चीज़ को दर्शाया जा रहा है हम लोग नहीं जान पाएंगे। फिर तीसरा है, प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं। उत्तर देखिए, 4 प्रधान दिग बिंदु हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मतलब हम लोग को इसमें दिशा बताना है। प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं, इसमें हम लोग को चारों दिशा का नाम बता देना है। फिर अगला देखिए, चौथा नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं। ग्लोब जो होता है वो बहुत छोटा चीज़ होता है, मतलब उसमें पूरा विश्व आ जाता है, उसमें बहुत छोटा छोटा रहता है। भारत को भी देखिएगा आप लोग, ग्लोब में तो छोटा सा दिखाया जाता है। यदि उसमें हम लोग को झारखंड देखना रहेगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। जबकि जो मानचित्र होता है वो झारखंड का अलग आता है, भारत का अलग आता है, या फिर हमारा जो शहर हो गया उसका अलग आता है। तो हम लोग डिटेल रूप से देख सकते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पर है, किसका घर कहाँ पर है। मानचित्र की सहायता से हम लोग ये भी देख सकते हैं। उत्तर देखिए, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब एक ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जिसे एक महाद्वीप अथवा एक
देश के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी सिद्ध नहीं होता। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का स्केल के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यह ग्लोब की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि ग्लोब में पूरा विश्व रहता है, तो उसमें जैसे हमारा शहर हो गया उसकी जानकारी हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन मानचित्र कोई शहर का भी मानचित्र होता है, देश का भी होता है, राज्य का भी होता है, जिला का भी होता है। तो इसमें हम लोग आसानी से जो है नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं कि किसी शहर कैसा है, किस जगह क्या है, या फिर कोई डैम जाना चाहते हैं वो किधर है, या फिर बस स्टैंड जाना चाहते हैं वो किधर है, तो डिटेल रूप से हम लोग देख सकते हैं। फिर दूसरा नंबर देखिए, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर देखिए, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर। मानचित्र देखिए ए नंबर, मानचित्र की सहायता से एक कागज पर बहुत बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो मानचित्र की सहायता से हम लोग कोई भी एक बड़ा क्षेत्र हो गया या फिर छोटा क्षेत्र हो गया, इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब भारत को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर चाइना रसिया हो गया, या फिर झारखंड हो गया, मतलब बड़ा क्षेत्र को हम लोग आसानी से जो है मानचित्र में दर्शा सकते हैं। खाका देखिए, खाके की सहायता से एक कागज पर बहुत सीमित जानकारी अंकित की जा सकती है। जो खाका होता है वह किसी क्षेत्र का विस्तृत डिटेल रहता है, मतलब किसका घर कहाँ पर है, को कितना गली है, कितने नल है, कितने कुएं हैं, कितने तालाब है, मतलब डिटेल रूप से दिखाया जाता है। इसलिए खाका जो होता है उसको बड़ा, मतलब पूरा झारखंड का यदि हम लोग खाका बनाना चाहे तो नहीं बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग को बहुत बड़ा कागज का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन यदि हम लोग का गांव का हम लोग खाका आसानी से बना सकते हैं, किसका घर कहाँ पर है उसको एक कागज़ पर आसानी से दर्शा सकते हैं। तो खाका जो होता है वह छोटे क्षेत्र का डिटेल रूप से जो होता है मानचित्र होता है। फिर देखिए दूसरा नंबर, बी नंबर देखिए, मानचित्र में प्रायः रंगों का प्रयोग किया जाता है। खाके में देखिए, खाके में साधारणतः रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब खाके में होता है वो छोटा क्षेत्र का ही रहता है डिटेल रूप से, तो घर को घर जैसे बनाया जाता है, सड़क को सड़क जैसे, तो उसके लिए रंग की आवश्यकता नहीं होती। जबकि मानचित्र में बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है, तो कुछ जगह पहाड़ है, किस जगह नदी है, इन सभी को दर्शाने के लिए हम लोग रंगों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यदि हम लोग नहीं रंगेंगे तो सड़क भी जो होता है वह नदी की तरह ही दिखाई देगा। सी नंबर देखिए, मानचित्र के द्वारा किसी सीमित क्षेत्र की बहुत जानकारी प्राप्त होती है। यह विस्तृत क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। मानचित्र के द्वारा हम लोग जो होता है कोई छोटा सा क्षेत्र का भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और बड़ा क्षेत्र का भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं खाके के द्वारा। देखिए खाके में देखिए, खाके के द्वारा किसी सीमित क्षेत्र की बहुत कम अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह विस्तृत क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। मतलब कोई सीमित क्षेत्र का होता है, अगर छोटा सा क्षेत्र है तो उसके बारे में हम लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसी के जगह यदि बड़ा क्षेत्र का यदि खाका बनाया जाए तो उससे हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा कौन नदी है, कौन सड़क है, मतलब घर किधर है, जंगल किधर है, क्योंकि इसके लिए रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए आगे 5वां नंबर में है अंतर बताना है हम लोग को। पहला नंबर है भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। उत्तर देखिए, भौतिक मानचित्र किसको बोलते हैं? पृथ्वी की प्रकृति आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विविधताओं को प्रदर्शित किया जाता है। भौतिक मानचित्र में हम लोग को प्रकृति के द्वारा जो भी प्रदान किए गए हैं, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झील, महासागर, इन सभी को दर्शाया जाता है जिस मानचित्र में, उसको हम लोग भौतिक मानचित्र बोलते हैं। राजनीतिक मानचित्र में जो भी मानव निर्मित हो गया, फैक्ट्री हो गया, घर हो गया, सड़क हो गया, ये सब देखिए राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र में देश को दर्शाते हैं, राज्य को दर्शाते हैं, मतलब किसी राज्य का, किसी देश का सीमा कितना है उसको दर्शाते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र, भौतिक मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए चीज़ों को दर्शाना, और राजनीतिक मतलब मानव निर्मित, किसी देश का सीमा हो गया, या फिर फैक्ट्री हो गया, राज्य हो गया, नगर हो गया, शहर हो गया, ये सब। फिर देखिए दूसरा नंबर अंतर स्पष्ट करें में,
छोटे पैमाने वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र। उत्तर देखिए, छोटे पैमाने वाला मानचित्र। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे देशों, महाद्वीपों आदि को कागज पर दिखाने हेतु छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर स्थल के 200 किलोमीटर को दर्शाता है तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। छोटे पैमाने वाला मानचित्र मतलब यदि हम लोग कागज का 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो वह वास्तविक स्थल का 200 किलोमीटर होगा। इसको बोलेंगे छोटे पैमाने वाला मानचित्र। मतलब 5 सेंटीमीटर, कागज का 5 सेंटीमीटर रियल वर्ल्ड का 200 किलोमीटर हो रहा है, तो ये छोटा पैमाने वाला मानचित्र हो गया। अब देखिए बड़ा पैमाने वाला मानचित्र। बड़े पैमाने वाला मानचित्र जब छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे गांव, शहर आदि को दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर की दूरी स्थल के 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र मतलब जैसा लिखा हुआ है उसका उल्टा हो रहा है। 5 सेंटीमीटर यदि हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र में नापेंगे तो वह 200 किलोमीटर के उतना बराबर होगा। लेकिन बड़े पैमाने वाला मानचित्र का हम लोग किसी गांव, शहर इत्यादि को दर्शाने के लिए करते हैं और इसका जो 5 सेंटीमीटर होता है वह 200 मीटर के बराबर होता है। 200 मीटर का दूरी को रियल वर्ल्ड में दर्शाता है, जबकि छोटा पैमाने वाला का जो 5 सेंटीमीटर होता है वह रियल वर्ल्ड का 200 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को कारण बताना है, ऐसा क्यों होता है। पहला नंबर देखिए, रेखा चित्र वो चित्र हैं जो याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित है। उत्तर देखिए, एक चित्र जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होता है। अगर आप किसी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन आपको उस रास्ते की जानकारी नहीं होती है, आपका मित्र जिसे रास्ते की जानकारी है एक कागज पर उसका कच्चा नक्शा बनाता है। इस कच्चे नक्शे को ही रेखाचित्र कहते हैं। रेखाचित्र बिना पैमाने के बनाए जाते हैं। रेखाचित्र मतलब आपको कहीं जाना है तो आपके पास मैप नहीं है, परंतु कोई जानकार व्यक्ति है कि वहाँ कैसे जाते हैं, वह आप लोगों को एक दे देगा रास्ता, यहाँ से सीधा जाना है, फिर उस जगह चौक आएगा, वहाँ से मुड़ना है। मतलब उसमें ना घर रहेगा ना कुछ रहेगा, बस लाइन रहेगा। यहाँ पर एक चौक है, फिर उससे दाएं जाना है, बाएं जाना है, फिर आगे एक गली मिलेगा, उस गली में जाना है। इस प्रकार से मतलब उसमें कोई पैमाना नहीं रहता है, ना घर रहता है, ना जंगल, ना घर। केवल एक लाइन के थ्रू ही हम लोग को कोई रास्ता बता देता है, क्योंकि वह उसके याददाश्त पर है। जो व्यक्ति जानता है उसके याददाश्त में जो रास्ता आता है वह बता देता है, तो इसी को हम लोग रेखा चित्र बोलते हैं। यह याददाश्त पर आधारित है, कोई इसमें स्पेसिफिक मानचित्र घर, सड़क इत्यादि को नहीं दर्शाया जाता। बस एक रेखा हम लोग जानते हैं, रेखा के माध्यम से ही जगह या फिर स्थान का जो है पता बता दिया जाता है। फिर दूसरा नंबर देखिए, कारण बताएं का। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। उत्तर देखिए, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो हमारे लिए आवश्यक होती है उन्हें हम मानचित्र से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे भवन की ऊंचाई, किसी कमरे की लंबाई इत्यादि। ऐसे जानकारी को हम खाका के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ही बताया कि खाका जो होता है किसी छोटे से क्षेत्र का विस्तृत जो होता है, मतलब ज़्यादा बृहद रूप से उस क्षेत्र का जो है डिटेल बताता है, किसका घर कहाँ पर है, वो कितना बड़ा है, ये सब। तो जो खाका होता है वह छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र इसे बोलते हैं। पैमाना मतलब रियल वर्ल्ड का मानचित्र, मतलब रियल वर्ल्ड का जो मानचित्र होता है उससे संबंध, मतलब दूरी कितनी है रियल वर्ल्ड का और मानचित्र का दूरी जो होता है उसका जो अनुपात होता है उसको हम लोग पैमाना बोलते हैं। तो खाका के द्वारा हम लोग आसानी से किसका घर कितना बड़ा है यह पता कर सकते हैं, क्योंकि यह छोटे क्षेत्र का मानचित्र होता है जिसमें हर घर को दर्शाया जाता है। फिर आगे देखिए 7वां नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का वर्गीकरण करके वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, पहला है राजनीतिक मानचित्र।
राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में सीमा होता है, कोई देश का शहर होता है या फिर राज्य का सीमा होता है, इस प्रकार का जो भी नक्शे होते हैं उसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। फिर दूसरा है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विविधताओं को प्रदर्शित किया जाता है। भौतिक मानचित्र मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए जो भी नदी हो गया, झील हो गया, मैदान हो गया या फिर मानव निर्मित भी झील हो गया, तालाब हो गया, इन सब को दर्शाने के लिए हम लोग जिस मानचित्र का प्रयोग करते हैं उसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। फिर तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। वैसे मानचित्र जिनसे विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, रेल मानचित्र तथा उद्योग मानचित्र आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र अलग अलग होता है, जैसे सड़क का एक आ गया या फिर वर्षा का आ गया, वन का आ गया, रेल का आ गया, उद्योग का आ गया। मतलब किसी विशेष थीम पर बना है, किसी विशेष थीम पर बना गया मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। सड़क का है तो केवल सड़क का, वर्षा का है तो वर्षा का, वन का है तो वन का, रेल का तो रेल का, इसको बोलते हैं हम लोग थीमेटिक मानचित्र। फिर दूसरा क्वेश्चन है मानचित्र भाषा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। उत्तर देखिए, मानचित्र की भाषा। मानचित्र में तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग होता है। इन चिन्हों को ही मानचित्र की भाषा कहते हैं। मानचित्र के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं पैमाना, प्रतीक चिन्ह, दिशा तथा रंग। देखिए, मानचित्र में हम लोग को हर चीज़ को नहीं लिख सकते हैं। जैसे सड़क है तो उसको सड़क हर जगह नहीं लिख सकते, तो उसके लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या फिर कुछ ऐसे सटीक पैमाना का या फिर रंग का हो गया, दिशा का हो गया, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी को हम लोग मानचित्र की भाषा बोलते हैं। जैसे अंधों के लिए अलग भाषा होती है या फिर हम लोग के लिए अलग भाषा हो गया, गूंगों के लिए अलग भाषा हो गया, तो मानचित्र का भी एक अलग ही भाषा होता है। देखिए, इसका जो होता है 4 प्रमुख तत्व होता है, मतलब 4 भाषा होता है, पैमाना, प्रतीक चिन्ह, दिशा और रंग। देखिए, पैमाना में स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। मतलब मैप का जो होता है 1 मिलीमीटर, रियल वर्ल्ड का कितना मिलीमीटर होता है, इनके बीच में जो संबंध होता है इसको पैमाना बोलते हैं। दूसरा है प्रतीक चिन्ह, रूढ़ चिन्ह। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ये चिन्ह रेखा, बिंदु, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि के द्वारा दिखलाए जाते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से अपरिचित हैं तब भी हम मानचित्र में दिए गए इन चिन्हों की सहायता से उस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त भौगोलिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतीक चिन्ह जिस मतलब रेखा के द्वारा या फिर बिंदु के द्वारा, वर्ग के द्वारा, वृत्त के द्वारा, त्रिभुज के द्वारा, इसके द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। जैसे त्रिभुज के लिए पहाड़ का प्रयोग, मतलब पहाड़ के लिए त्रिभुज का प्रयोग हो गया, नदी हो गया उसके लिए रेखा का प्रयोग कर लिए, या फिर कोई जगह हो गया उसके लिए बिंदु का प्रयोग कर लिए, कोई तालाब हो गया, डैम हो गया, उसके लिए वर्ग जैसे आकृति का प्रयोग कर ले। तो प्रतीक चिन्ह के द्वारा हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ नदी है, ये सड़क है, ये रेल लाइन है, इस प्रकार से। फिर अगला है दिशा। मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ तीर, ऊपर वाला तीर का निशान होता है, का निशान अंकित होता है, जिसके ऊपर उत्तर या फिर नॉर्थ एन लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। जब हमें उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है तब हम चारों दिशा को आसानी से खोज सकते हैं, क्योंकि उत्तर के जो ऑपोजिट होता है वह दक्षिण होता है। फिर पूरब पश्चिम को भी हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र में जो एरो होता है वह हमेशा ऊपर की ओर होता है, और जो एरो का जिस ओर मुंह होता है उसको हमेशा उत्तर दिशा को ही दर्शाता है। फिर अगला है रंग। मानचित्र पर तथ्यों को स्पष्टता से दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग होता है। जैसे जल के लिए नीला रंग, काले रंग से रेल मार्ग, हरे रंग से वन या वनस्पति तथा पीले रंग से कृषि प्रदर्शित किए जाते हैं।
तो रंगों के द्वारा जैसे पानी के लिए नीला रंग हो गया, सड़क के लिए या फिर रेल मार्ग के लिए काला रंग हो गया, जंगल के लिए हरा रंग हो गया, पहाड़ के लिए हल्का काला या फिर ब्राउन रंग हो गया। तो रंगों का भी प्रयोग मानचित्र में किया जाता है। रेखा चित्र देखिए, एक चित्र जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होता है। अगर आप किसी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन आपको उस रास्ते की जानकारी नहीं होती है, आपका मित्र जिससे रास्ते की जानकारी है एक कागज़ पर उसका कच्चा नक्शा बनाता है, इस कच्चे नक्शे को ही रेखा चित्र बोलते हैं। तो रेखा चित्र भी जो होता है मानचित्र के एक भाषा ही होती है, जिसमें केवल रेखा के द्वारा कोई भी स्थान का पता बता दिया जाता है। फिर अगला है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो हमारे लिए आवश्यक हैं उन्हें हम मानचित्र से प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे भवन की ऊंचाई, किसी कमरे की लंबाई इत्यादि। तो खाका जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग किसी छोटे क्षेत्र का जो होता है विस्तृत रूप से डाटा तैयार करते हैं, जानकारी तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि इसका घर का लंबाई चौड़ाई कितना है, या फिर किसी आदमी का खेत कितना बड़ा है, वो कहीं दूसरा का खेत में तो कब्जा नहीं किया हुआ है, या फिर इस जगह मॉल है, इस जगह मतलब डिटेल रूप से किसी भी क्षेत्र का, इस जगह मंदिर है, ये गली है, डिटेल रूप से कोई भी जो होता है छोटा क्षेत्र का वहाँ पर जानकारी रहता है। आई होप जो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।